हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। अच्छा। अभी तक क्लास में से किसी ने लॉग इन नहीं किया। मोहसिन, कैन यू काइंडली आस्क देम टू लॉग इन? ओके जी। जो एग्जिस्टिंग इस वक्त लोग ऑन बोर्ड हैं, ऑनलाइन है, इनमें से कोई डाउट, प्रॉब्लम? नोमान, आपका कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? ताहिरा, वंस अगेन आई एम आस्किंग यू, आपका भी कुछ अभी तक मुझे क्लैरिटी नहीं है कि आपने क्या किया है और क्या करना चाह रही हैं आप अपने टॉपिक के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, किरण। सर, इंट्रोडक्शन और लिटरेचर व्यू जो है वो ओवर लीफ पे लेटेक्स पे करके सेंड किया था, उसको चेक कर लें कि उसमें तो कोई गलती वगैरह है तो, क्योंकि पहली दफ़ा यूज़ की है, ट्राई की है, तो उसको थोड़ा अच्छा, चेक गुड कर दें। गुड, एक्सेलेंट। अगर आपने किया है बहुत अच्छी बात है। मैं लेट मी सी राइट नाउ एज वेल, मैं अभी देख लेता हूँ उसको, क्योंकि अभी जी तक सर। क्लास के कुछ लोग ऑन बोर्ड नहीं हुए हैं, तो आई कैन सी इट राइट नाउ। ठीक है सर, थैंक यू। आपने भेजा है मुझे विद किरण ना? किरण 6331 के नाम से। इट सीम्स गुड। ठीक है जी। आपने ओवरलीफ पे काम किया है किरण? जी, आवाज आ रही है आपको किरण? जी सर, आवाज आ रही है। सर, जो आपको मेल किया था वो पहले वर्ड पे थोड़ा सा काम करके किया था, कल सीआर को सेंड किया था। अभी जो आपकी पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये आपने ओवरलीफ पे बनाई है। यस सर, ओवर लीफ पे। ये अच्छी बनी हुई है। इसमें भी सिर्फ एक छोटा सा इशू है कि इसमें जो पेज मार्जिन्स हैं वो बहुत ज्यादा है इस वक्त, वो आप एडजस्ट कीजिए वहां जाके थोड़े से। ठीक है सर। और रेफरेंसेस एंड पे होने चाहिए, वो रेफरेंसेस अभी इसमें नजर नहीं आ रहे। नहीं सर, दो ही फिलहाल किए हैं, इंट्रोडक्शन और लिटरेचर व्यू। हाँ ठीक है, गुड, ये अच्छी अटेम्प्ट है। ये अप्रिशिएट। थैंक यू सर। तो कंटिन्यू रखें और इस पे बाकियों को भी गाइड कीजिए। अगर आपकी अच्छी एक्सपर्टीज बन गई है तो बाकी लोगों को भी जरूर गाइड करें इसके ऊपर। ओके सर। अच्छा जी, ओके। आई होप एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड नाउ। क्लास में भी लोग ठीक है, विजिबल है मुझे। आपको प्रेजेंटेशन नजर आ रही है जी सबको? ठीक है जी, ओके। जी सर। गुड।
हम जो अभी चीज डिस्कस कर रहे थे वही डिस्कस कर रहे थे कि हमने किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है अपने राइटिंग स्टफ के अंदर। मैंने आपको जिस तरह से कहा कि जी ये कुछ चीजें हैं जो मद्देनजर रखनी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएं, आउटलाइन को डिस्कस करें, लोगों को दिखाएं भी और इसको इम्प्रूव करें। फिर हमने बात की कि जी जब हमने लिखना होता है, whenever we are trying to write academic English, so it is for a specific audience। इसको पढ़ने वाले जो हैं वो एक तो पहली बात ये कि उनकी अंग्रेजी अच्छी होगी, नंबर वन। नंबर टू, वो एकेडमिक के बंदे हैं, मतलब कॉमन लोग नहीं है। तो अकॉर्डिंगली एकेडमिक स्टाइल में लिखना ज़रूरी होता है। एकेडमिक स्टाइल जो होता है वो स्पेसिफिक है, और वो क्या है, उसमें मोस्टली हम थर्ड पर्सन या पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। तो whenever we write in passive voice। We do not write I state, you state, we state। We write it is stated, the authors present। ही शी या थर्ड पर्सन की टर्म्स में बात करते हैं, आई वी यू का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वेल प्लान, थॉट आउट या वेल थॉट आउट, जिसमें जैसा मैंने कहा कि आपने एक आउटलाइन फॉलो करनी है, डुप्लीकेशंस नहीं होनी चाहिए, रेपिटेशंस नहीं होनी चाहिए। फिर ये कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, कोहेरेंट होना चाहिए, स्ट्रांगली बैलेंस्ड डिस्कशन होनी चाहिए। ट्रांजिशंस से मुराद ये होती है कि एक पेज के ऊपर देर देर मस्ट बी अराउंड 3 to 4 पैराग्राफ्स। अगर आप एक ही पैराग्राफ बहुत लंबा लिख देंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। होल पेज कंटेन्स ओनली 1 or 2 पैराग्राफ्स, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ट्रांजिशंस होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, और मिनिमम 3 या 4 पैराग्राफ्स होने चाहिए। ना ज्यादा पैराग्राफ्स हो के 2-2, 3-3 लाइन के पैराग्राफ्स बनाए हो, दैट इज अगेन नॉट रिक्वायर्ड। ना ही बहुत कम पैराग्राफ्स हो के पूरे तक पेज के ऊपर, एक पेज पे आपका एक ही पैराग्राफ है या इवन 2 पैराग्राफ्स। देयर शुड बी एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स ऑन वन पेज टू थॉट ऑन दोज लाइंस या थिंक ऑन दोज लाइंस कि मैं ये कैसे करूंगा। और ये याद रखिए कि पैराग्राफ्स का मतलब ये होता है कि एक पैराग्राफ में आपकी बात पूरी हो गई है और अगले पैराग्राफ में एक नई बात है, बट वो नई बात पिछले से लिंक्ड अप है किसी हद तक। ये चीजें आपने, क्योंकि अगर बिल्कुल लिंक्ड अप नहीं है तो फिर तो वो सेक्शन अलग बन जाता है। तो ये मद्देनजर रखें कि आप सेक्शन लिख रहे हैं या आप एक सेक्शन के अंदर कुछ चीजें मेंशन कर रहे हैं। तो विद इन अ सेक्शन एवरीथिंग हैज टू बी कोहेरेंट एंड लिंक्ड अप, बट वन पैराग्राफ completes one thing and second paragraph talks of another thing on the same in the same heading। We have to be original, avoiding cut pasting, avoiding excessive paraphrasing। it should be our original stuff as much as possible। then again it should be well presented, covered with अगर टेक्स्ट बहुत ज्यादा हो डॉक्यूमेंट में वो भी बुरा लगता है। तो अकॉर्डिंगली कुछ फिगर्स आनी चाहिए, कुछ टेबल्स आने चाहिए, कुछ डिस्कशंस ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ी सी इन्फोग्राफिक फॉर्म में आपके डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब कर रही हो, अदर देन दी बेटर ग्रामर एंड पंक्चुएशंस। कमिंग ऑन टू कॉमन मिस्टेक्स अगेन, जो आज जिसपे थोड़ा सा हमने इसमें कुछ बातें हमने कर भी ली हैं, कुछ हम अब आगे भी डिस्कस करेंगे। कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें हम जो अंग्रेजी लिखते हैं और जो उसकी अंडरस्टैंडिंग किसी को होती है कि जी इसे क्या उसको समझ आ रही है। आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने आपको ये स्लाइड पहले दिखाई है। अगर दिखाई है तो यू कैन रेज हैंड कि हाँ जी देख चुके हैं हम पहले स्लाइड इन क्लास। क्या पहले देखी है स्लाइड आपने? नहीं देखी। ओके, नहीं सर। लेफ्ट साइड पे जो कंटेंट है ये वो कंटेंट है जनरली हम अपनी गुलाबी अंग्रेजी में लिखते हैं, हम इसको ठीक समझ रहे होते हैं। और राइट साइड पे जो है वो चीज है जो कि उससे गोरा इन्फर करता है, या जो जिसकी अंग्रेजी अच्छी है वो उसे इन्फर करता है या उसको समझता है अपनी जुबान में। जस्ट गो थ्रू इट वन बाय वन और देखें कि आप जो कहना चाह रहे हैं और जो अगला बंदा समझ रहा है उससे, और इसके इन बिटवीन आपको क्या समझ आती है कि क्या गलती है। इनफैक्ट वो भी आप सोचें, फिगर आउट करेंगे जी मैंने ये लिखा तो ठीक था लेकिन गलती इसमें मैंने क्या की है जिसे जो इस तरह की मीनिंग कन्वे हो रही है, तो आपको खुद ही समझ आएगी। Try to intelligently, intellectually guess what is wrong in your writing। I'm not saying the Angrezi is wrong. Grammar is correct. Sentence making is right. But sense is wrong.
तो वो सेंस क्यों रॉन्ग हुई, वो सोचें क्यों रॉन्ग हुई। राइट साइड पे सेंस है, जो उसकी सेंस डिलीवर हो रही है। गो थ्रू इट वन बाय वन। इतनी अंग्रेजी आप लोगों की इंशाल्लाह माशाल्लाह होनी चाहिए कि आपको समझ, कम से कम ये समझ आ रही हो। हाँ जी, ये पढ़ लिया है सबने? जी सर, पढ़ लिया। साकिब? जी जी सर, पढ़ लिए सर। अच्छा सर जी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर। हाँ, क्वेश्चन एक मिनट, जवाब मैं आपका लेता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ और मैं बाकी से जरा पूछ लूँ कि और उसामा आपने देख लिया? सर जी बिल्कुल, मैंने देख ली। जी किरण, आप ऑन बोर्ड हैं? नहीं है। ताहिरा? नोमान? तो कुछ लोग सिर्फ जो है ना वो अपने आप अपना स्टेटस लगा के गायब हो चुके हैं, तो लेट मी जस्ट फर्स्ट रिमूव देम फ्रॉम द लेक्चर हॉल। आई एम रिमूविंग तायरा। किरण? नोमान? देख रहा हूँ। और ये फिलहाल बात देख रहे हैं, चले गुड। अगर आप देख रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे असल में आप। बस में उधर उतना शोर है। अच्छा, तो आप थोड़ा फिर ये फिल्टर आउट करें ना चीज़ें, कि ऐसी जगह बैठे जहाँ पे आप मुझे भी सुन सकें और मैं आपको देख सकूं। ओके खैर, चलें। बाकी लोग क्लास में जो हैं वो उन्होंने भी देख लिया है इसको? अच्छा जी, तो लेट्स टेक द क्वेश्चंस नाउ वन बाय वन। कि क्या आप इसमें जी, पहले अभी मुझसे पहले कौन क्वेश्चन कर रहा था? साकिब कर रहे थे सवाल या उसामा? सर मैं पूछ रहा था सर। मैं कौन? उसामा? सर मैं उसामा सर। उसामा जी, उसामा पूछिए। सर कि तो जो इसमें स्टेटमेंट्स लिखी हैं उनका तो समझ आता है कि वो थोड़ी सी वर्बोसिटी है, तो इस वजह से उसका मतलब आगे ये लिखा हुआ है सर। इसमें तीन स्टेटमेंट्स के बारे में सर थोड़ा सा मेरा डाउट था कि इसमें अब लिखा हुआ केयरफुल एनालिसिस ऑफ ऑब्टेन डाटा। तो इसमें सर आगे जो उसका मतलब लिखा हुआ है ये एक तो मतलब मैं उसको लिंक नहीं कर पाया। सेकेंडली सर एक अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये हम्म। सर ये दो स्टेटमेंट्स है ना सर, इनके बारे में सर काइंडली अगर आप थोड़ा गाइड कर दें कि इसमें क्या मतलब गलती है। ठीक है। ओके, चलिए आपका क्वेश्चन आगे मैं इसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। लेट मी आस्क समबडी एल्स एज वेल। हो सकता है डिस्कशन में ही कुछ और लोग इसका जवाब दे दें आप। हाँ जी, क्लास में अंसार, कलीम साहब, साद और महवेश, मारिया, साफा, आपकी तरफ से कोई सवाल? हम्म। सर मेरा एक क्वेश्चन है। वो जो
एक और था सर, ये चेंज हो गया सर, ये टिपिकल रिजल्ट्स आर शोन। इसके आगे जो दिस इज द प्रेटीएस्ट ग्राफ, इसकी थोड़ी कोई आइडिया नहीं हो रहा सर, क्या कह रहे चाह रहे हैं। ठीक है, गुड क्वेश्चन। प्रीटियस ग्राफ, अब आप इसकी जरा सेंस में जाने की भी कोशिश कीजिए। अच्छा जी, चलें अभी मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। देखिए इसमें जो चीज़ मिसिंग है ना जी, आप कलीम आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताएं। सर जो आपने जो रिसर्च में भी तो बताया ना कि जब हम पीवी इसी तरह टॉपिक या पीवी करें तो उसमें जो है ना ब्रेविटी, सिंप्लिसिटी, यूनिटी और एक्यूरेसी होनी चाहिए ताकि जो है ना टू द पॉइंट और प्रिसाइज बहुत अच्छी तरीके से। जबकि अगर इसमें देखा जाए तो कुछ जगहों में उन्होंने बड़े मतलब विद इन 2 और 3 वर्ड्स उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने काफी डिटेल फ्रेज में किया हुआ है। तो हमें जो है वो थोड़ा सा जो है कंसाइज होना चाहिए ताकि ब्रीविटी भी हो और उसमें यूनिटी भी हो, सिंप्लिसिटी भी हो और एक्यूरेसी हो, जिस तरह हम मिलिट्री वे आर फाइटिंग। अच्छा कलीम साहब, देखिए आपका जो सवाल है ना, थोड़ा सा उसको मैं दोबारा री कोड करता हूँ। वो जो सवाल आपका बनता है ना, जिसमें हमने कहा था जी कि क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइसनेस होनी चाहिए, और 3C प्रिंसिपल की हमने बात की थी, और कि जी 3C प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए, और इसके अलावा कुछ हमने कहा था कि अवॉइड करनी है आपने, लाइक आपको डुप्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, ये हमने बातें की थी। दे इन फैक्ट रिलेट टू द फुल कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट या फुल पैराग्राफ इन द शॉर्टेस्ट टर्म, अगर हम बात करें। अभी जो ये बातें यहाँ मैंने लिखी हुई ना, यहाँ पे इट्स नॉट द फुल डॉक्यूमेंट, इट इज अबाउट योर स्टाइल ऑफ स्टार्टिंग अ सेंटेंस और वन सेंटेंस, या एक छोटी सी बात की हुई है, उसकी गलती इंडिकेट हो रही है कि उसमें क्या गलती है। इसमें भी इस वक्त वो ब्रेविटी या कंसाइसनेस वाला फिनोमेना इस वक्त तक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, या उसको यहाँ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इधर सिर्फ ये बात हो रही है कि आप बात जब स्टार्ट करते हैं या बात कोई करते हैं, तो वो बात इटसेल्फ जो है कोई सेंस कन्वे कर रही है, या वो सेंस ही कोई अजीब सी कन्वे हो रही है। ठीक है, ये उसकी बात कर रहे हैं हम। अब मैं यहाँ पे जो आपको मैं जो लिंक अब थोड़ा सा करते हैं ना, इस बार देखिए, इसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। पहला जुमला, इट हैज लॉन्ग बीन नोन। आपने एक चीज स्टार्ट की और आपने अपनी अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताना शुरू किया कि जी ये प्रॉब्लम, अब जारी बात इसके आगे कुछ और आपने लिखा होगा सेंटेंस, ये तो एक स्टार्टिंग 3-4 लफ्ज लिखे हुए। लेकिन ये जो तरीका है ये हमारा इससे इंस्पायर्ड है, जो हम कहानियों में पढ़ते हैं कि पुराने जमाने का जिक्र था कि एक बादशाह हुआ करता था, ठीक है, और उसके दौर में बड़ी जो है ना वो इंसाफ का दौरा था। ठीक है, वो जो आप बचपन में कहानियां पढ़ते हुए इस स्टेज तक आए हैं ना, या नॉवल आज तक पढ़ते रहे, उनमें इस तरह की बहुत ज्यादा बातें होती हैं। तो ये अंग्रेजी के लफ्ज उस तरीके से इंस्पायर्ड होकर लिखे गए हैं। तो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग एक ली जा रही है बाय द एकेडमिक रीडर, वो इस स्ट्रेट अवे बड़ा ब्लैंक इसको एक डिसअप्रूवल दे रहा है कि जी ये क्या बकवास लिखी है आपने। इट मींस आपने कोई ओरिजिनल रेफरेंस देखा ही नहीं है, आप बस ऐसी टोटल की बात कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आई आपको? जी जी सर। ठीक है जी। सो ये सेंस, इससे आप इसको मद्देनजर रखते हुए आगे चलते हैं। दोबारा देखें, अगला जुमला देखें, डेफिनेट ट्रेंड इज एविडेंट। भाई व्हाट इज डेफिनेट? फॉर यू डेफिनेट इज नॉट डेफिनेट फॉर मी। हाउ कैन यू से ट्रेंड इज डेफिनेट? आपने कहा जी बड़ा मजबूत ट्रेंड नजर आ रहा है, और भाई कैसे नजर आ रहा है? गिव सम डेटा एग्जांपल्स। यू आर नॉट टॉकिंग रिलेटेड टू योर solution or to your exact output. It means if you have written this and not given any data examples, it means your data is in fact practically meaningless and you are not, because आप डिस्कस ही नहीं कर रहे हो उसको। मोटी शिस्त में आप बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक्स पे नहीं जा रहे हैं और आसपास खेल रहे हैं, एडजेक्टिव्स पे बात कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं, बट तारीफ के पीछे चीजें खोखली हैं, शैलो हैं। ये जरा इसको आप ना उस बैकग्राउंड के साथ समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, am I able to convey? जी जी सर बिल्कुल। आप ओके, मतलब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं।
टिपिकल रिजल्ट्स आर शोन, जो भी एक एग्जांपल आपने की थी, किसका क्वेश्चन था? उसामा का क्वेश्चन था। नहीं सर सर, मैं मेरा था केयरफुल एनालिसिस ऑफ ऑब्टेन डाटा सर मेरा क्वेश्चन था सर। मेरा था ये किसी ने कहा था दिस इज द प्रेटिस्ट ग्राफ, एक जगह पे किसी ने बात की मेरा थी। था साकिब ओके, साकिब का था साकिब का क्वेश्चन था। देखिए अब इसमें आपने बात ये की जी टिपिकल रिजल्ट्स आर शोन। अब अगर आप इसको सिर्फ फिलोसफिकली सोचें कि जब ये बात लिखी गई है, तो आपने, जिसने भी ये लिखा होगा, उसने कोई बहुत फोकस किया होगा किसी एक रिजल्ट के ऊपर, और उसको उसने टिपिकल रिजल्ट्स के जी बड़े मैंने मखसूस रिजल्ट्स जो है ना आपको दिखा दिए। तो अल्टीमेटली इनफैक्ट आपने क्या कहने की कोशिश की है कि जी ये जो मेरा ग्राफ है ना यहाँ पे, बस दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग व्हिच आई कैन फोकस ऑन, बाकी सारा कचरा है। गॉट इट सर, समझ गया सर। ठीक है, सर तो देखिए आपकी बात से गोरा इंटरप्रेट करता है चीजों को कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी सेलेक्टिव इन यूजेज ऑफ वर्ड्स। मतलब मुझे कहनी नहीं चाहिए बात, लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखें कि जो ओ लेवल और ए लेवल स्टूडेंट्स करते हैं ना, दे आर वेरी सेलेक्टिव इन सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ए लेवल या ओ लेवल किया, मैंने खुद नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने उनमें एक पॉजिटिव चीज देखी है कि उनकी ट्रेनिंग ऐसे की जाती है कि एक सेट ऑफ फिक्स स्पेस के अंदर आपने रिस्पॉन्ड करना होता है। एक क्वेश्चन होता है तो आपसे कहते हैं ये 4 लाइंस हैं जी, इनमें जवाब दें आप, मतलब पूरी कॉपी नहीं पकड़ाई जाती आप। हमारे एफएससी में या मैट्रिक में पूरी कॉपी दे दी जाती है कि जब बस पे जलेबी बनाते रहो, लिखते रहो कुछ ना कुछ, तो नंबर आ ही जाएंगे। ये ट्रेंड जो है ना हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है हमारे करियर के अंदर आगे जाके, क्योंकि हमें आदत होती है कि हम जो है ना मुख्तसर बात नहीं करते, हम जो है ना वो बिला वजह की बड़े मारते हैं, और उसके बाद जो है ना बहुत सारे लोग हम में से और फिर वो जो फोकस वाली बात होती है उससे लोगों का अटेंशन ही डाइवर्ट हो जाती है, जो बताना चाह रहे होते हैं या जो कहना चाह रहे होते हैं वो लोग देखते नहीं। लेकिन ए लेवल या ओ लेवल में लोग इस तरह से, उनकी ट्रेनिंग और वो एग्जाम सिस्टम इसलिए अच्छे, आपको इस लिहाज से अच्छा प्रिपेयर करता है। देयर मे बी पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ बोथ सिस्टम्स, बट ये एक चीज उनकी अच्छी है जो कि इधर हमारे पास एफएससी में या मैट्रिक में नहीं है। इसका ताल्लुक उससे भी बनता है क्योंकि हम चीज़ों को बिला वजह भी फैलाते हैं। खैर, ये एक अगला सवाल आपका जवाब आ गया। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, सामा का था सवाल जी, क्या एक्सपीरियंस। अब अगर आप मेरी बातें कुछ समझे हैं तो शायद आप अपने उस सवाल का जवाब खुद भी दे सकते हैं जो आपने मुझसे किया था। क्या सवाल था जी, दोबारा कीजिए उसामा। सर अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ ऑब्टेन डाटा। केयरफुल एनालिसिस ऑफ ऑब्टेन डाटा। अच्छा देखिए, अब इसमें ना थोड़ा सा लाइट मूड में भी बात हुई हुई है। ठीक है, गोरा थोड़ा सा जो है ना वो होता है रंगीन मिजाज। डू यू एग्री विद मी और नॉट? अग्रीड सर। ठीक है, तो अब वो जो आपकी बहुत सारी बातों का ना वो जोकिंगली भी उसको इंटरप्रेट करता है यार कि ये जो बात कर रहा है अगेन इसके पीछे बैकग्राउंड कुछ नहीं है। तो अब आप दोबारा जरा इसको सोचेंगे, जब आपने ये बात की है तो उस पे, और डेफिनेटली इसका, इस बात जो आपने इसमें ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये इसके पीछे जो बाकी चीजें इसे अटैच हैं ऊपर या नीचे, वो डेफिनेटली बहुत वीक हैं। वो अगर वीक हो और ये बात आप कर जाएं तो फिर उससे यही इंटरप्रिटेशन निकलेगी जो राइट साइड पे दी हुई है। सर जिस तरह बाकी सारी एग्जांपल्स दी हुई है ना, वो आप जिस तरह मिसाल दे रहे थे कि किससे कहानियों वाली बात है कि जिसमें किसी रिसर्च या डाटा की बेसिस पे कोई बात नहीं की हुई, लेकिन हाँ, इसमें तो वो मैं लिंक रिपीट की करता डाटा हूँ से जब कर मैं रहे हैं। रिपीट करता हूँ मैं रिपीट करता हूँ देखो, ये आप ये समझ रहे हैं कि इससे पहले मैंने बहुत अच्छी बातें करके आया हूँ, विद ऑल रेफरेंसेस, विद ऑल अप्रोप्रिएट सोर्सेज, विद डाटा डिस्कशन। बट मैं आपको इसको दूसरा पहलू दिखाता हूँ ना, जैसे आपने ये बात तो कर दी लेकिन इससे पीछे बकवास ही लिख के आए हैं आप। तब सोचें फिर आप क्या आपकी इंटरप्रिटेशन होगी। फिर तो सर ठीक है, मैं तो असल में हाँ, इसको सेंटेंस को एज अ सेंटेंस नहीं, देख रहा था इट इज कि। इन फैक्ट हाँ इट जी इज लाइक दैट, इट इज लाइक दैट कि जब आप राइट सर, बात ठीक कर रहे ठीक हैं है और अगर आप ऐसी बात कहीं सर। कर जाते हैं जिसके पीछे सर भी कुछ नहीं है और आगे भी कुछ नहीं है, सर सर फिर सर भी सर आप कहते हैं जी कि मैंने बड़ी केयरफुल एनालिसिस की है डाटा की, तो फिर क्या राइट सर, कहेगा ठीक सुनने वाला? क्या सच सोचेगा, क्या कहेगा जी क्या किया इसने? यही सोचेगा ना सर, जो ठीक राइट हो गया। साइड पे लिखा हुआ। तो इट इज लाइक दैट। सर आई और थिंक नेक्स्ट क्या था इसमें जो आपका सवाल? सर दूसरा था मेरा सर कि अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सर, ये अकॉर्डिंग नीचे टू से चौथे स्टैटिस्टिकल पांच। एनालिसिस, ओके जी अगेन सर। इधर भी इसके बैकग्राउंड में देयर इज नो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जिसको आप कह रहे हैं वो है ही नहीं, और आप फिर भी कह रहे हैं जी अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्योंकि वो आपकी नहीं किसी और की बात कर रहे हैं हम यहाँ। राइट सर, Try to ठीक हो गया सर। understand. The writer is trying to सर say कि according to statistical analysis not done by me but somebody else.
तो इसका मतलब है कि आपने कहीं इसको अफवाह में ही सुना है ना, लोगों से सुना है, आपने कोई वेरिफिकेशन नहीं की है, बस कहीं से आपने पढ़ राइट सर, लिया ठीक है, है, सुन लिया, ठीक हो गया सर, राइट राइट? सो दीज ऑल आर इन सर। फैक्ट, ये सिर्फ मैंने इसलिए दिखाई है कि टू ब्रिंग योर अटेंशन टू दिस फिनोमेना, कि जब आप लिखें तो ऑल्दो शायद मेरी बात मुश्किल लग रही हो आपको या थोड़ी सी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, but it is a fact that we should be very careful in selection of words, in usage of space, and then comes the rest, English correction and whatever the case is. ठीक है, लाइक इधर एक और ऊपर देखें आप, इन माई एक्सपीरियंस एक एक है जी। तो यार व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, ये कोई जुमला ही ठीक नहीं है, मेरे तजर्बे के मुताबिक जी ऐसा हुआ था, इट मीन्स कि कोई नहीं है, एक दफा ही हुआ है, आपने वंस यू हैव डन इट एंड यू आर डूइंग इट, राइटिंग इट, इन केस आफ्टर केस you have done it twice, in a series of cases you have done 3 times. I mean to say, everywhere you are just trying to cover it up with some very good flashy words, which are not liked by the academic community. ठीक है, लास्ट देखें क्या कह रहा है, it is hoped that this study will stimulate further investigation in the field. ठीक है, आप फिलोसफिकली सोचें, इसका मतलब है कि आप तो बस जान छुड़ा ली आपने, बाकी जिसने समझना समझता रहे, मैं जा रहा हूँ। ठीक है अंसार, बहुत मुश्किल उर्दू अंग्रेजी तो नहीं बोली मैंने आज? अच्छा जी, सो आई होप दिस इज समथिंग जो कि, अच्छा, तो आई होप यहाँ तक ये चीजें आपको क्लियर हैं। किसी को अभी इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन अभी है तो मुझसे पूछें दोबारा, एक दफा बेशक दोबारा देख लें इसको, see it again and with background of what I said, again try to map के क्या बात ये आप इससे आपको समझनी चाहिए, इनफैक्ट इससे क्या चीज आप अब अपने आप के अंदर क्या बेहतरी आनी चाहिए, वो जरा सिर्फ आप फिगर आउट करें, मे बी वंस अगेन गो थ्रू इट one by one, what you write and what actual language speaker understands, that what you are trying to say. ये जो चीजें हैं ये इससे अपार्ट हैं कि अंग्रेजी ठीक लिखी है गलत लिखी है, वो तो एक अलग चीज है, उसके लिए मैंने आपको कहा कि ग्रामरली यूज कर लिया आपने या लोगों को दिखा दिया, बट जो लिखा है उससे इन्फेरेंस क्या ड्रॉ हो रही है, वो भी इंपॉर्टेंट होती है चीज, कि क्या समझ आपने लिखा, क्या अगले को समझ क्या आया। Just take 2 3 4 minutes to go through it again. Let me know once you are ready.
हाँ जी, क्या आगे चलें या देख रहे हैं अभी आप? जी साफा, ओके। नहीं, आवाज का नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपने पढ़ लिया एक दफा इसको दोबारा? ठीक है। सो विद दिस, ये चीज जहन में होगी तो आई होप इंशाल्लाह आप जो है ना वो बेहतर लिखेंगे। बस इसको जहन में रखिए, इसलिए बताने का मकसद मेजर ये था कि वंस व्हेनेवर यू राइट, यू डू नॉट नो कि मैं लिख रहा हूँ उसकी सेंस क्या कन्वे हो रही है, तो सेंस के ऊपर भी थोड़ी गौर व फिक्र करनी है जब भी आप कुछ लिखें। ओके, नाउ सम ऑफ द मिस्टेक्स, इसमें से कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ मैं रिपीट करूंगा। uh, जिसमें मैंने कहा कि जी वी नेवर यूज फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन इन आवर राइटिंग, वी ऑलवेज यूज इन दी पैसिव वॉइस और थर्ड पर्सन। तो ये स्लाइड जो है उससे रिलेटेड है। ठीक है साकिब, उसामा? जी जी सर। सो लाइक यहाँ पे सेंटेंसेस को एग्जांपल्स भी गिवन है कि वंस यू राइट यू शुड राइट दिस वे। लाइक पहली एग्जांपल है, व्हेन कंसीडरिंग अ बिजनेस पार्टनर यू मस्ट कंसीडर, दिस इज रॉन्ग, यू शुड नॉट बी यूज्ड, इट शुड बी बिजनेस मस्ट कंसीडर, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, यानी थर्ड पर्सन या पैसिव वॉइस में बात करें। टुडे वी यूज इनक्रिप्शन टू, सेंटेंस जो भी है, बट वी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इट शुड बी टुडे इंटरनेट यूजर्स यूज इनक्रिप्शन टू, दैट इज द करेक्ट सेंटेंस। क्लास में बात कन्वे हो रही है जी सबको? अंसार, कलीम साहब, समझ आ रही है? By working with users you can gather, ये गलत है, should be you should write, या whosoever writing, by working with users website developers can gather, यानी जिनके बारे में आप कहना चाह रहे हैं, जिनको आप यू के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो लोग थे। इस तरह से which allow us to better monitor, which allow network managers to better monitor. So the point here is whenever you write, always write in third person, never write in first or second person. ठीक है, शायद मैंने पहले भी बताया आपको। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने कोई चीज सर्च की है, कोई आप भागते रहे हैं, किसी से मिलते रहे हैं, किसी की मिन्नतें की हैं, तो वो आपको डॉक्यूमेंट में नहीं मेंशन करना चाहिए कि जी मैं ये किया, मैंने वो किया, मैं यहाँ भागा, मैंने मैराथन दौड़ी, मैंने जो है ना वो फला जगह विजिट किया, मैं उस यूनिवर्सिटी में जाता रहा, मैंने इतने प्रोफेसर से मुलाकात की। ये चीज़ें टेक्निकल इंग्लिश में नहीं लिखी जाती। और तीसरी चीज लिखी हुई है कि whenever you, ये बड़ी एक कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, whenever there is a number less than 10, because quantitative analysis आपने बहुत सारी प्रेजेंट करनी है, तो whenever you give a number less than 10, it must be spelled out, should not be in the form of number, like जो ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे, 5 companies from 3 regions were surveyed over a 3-week period, this is wrong. 5 should be FIVE, 3 should be THREE। बात समझ आई सबको या जी नहीं आई? सर। क्लास में जो बैठे हुए हैं, महविश जी, मारिया, समझ आई बात की? ओके, तो अगर 10 से बड़ा नंबर हो वो आप नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक अगर 15 होता तो उसको 15 लिख देते आप, 15 कंपनीज, बट 5 इज FIVE, ये टेक्निकल इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। मिस स्पेल वर्ड जो है ये बहुत कॉमन है, क्योंकि इनको ना आपका ग्रामरली पकड़ेगा, हो सकता है वो भी मिस कर जाए, और आपके जो स्पेल चेकर हैं वो तो बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे, इनका चेक आपने खुद रखना है। एपोस्ट्रोफी एस, गुड, ये आपका इट इज चेक्ड बाय ग्रामरली, या आपका ऑफिस 365 वो चेक कर लेता है, इसका जरा ख्याल करना है आपने। कैपिटल जो जो मल्टीपल यूजर्स होते हैं उनका एस पहले आता है, एपोस्ट्रोफी बाद में आता है, सिंगल यूजर का एपोस्ट्रोफी पहले होता है, वो बाद में होता है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू ऑलवेज राइट इन द प्रेजेंट टेंस, नेवर राइट इन पास्ट और फ्यूचर टेंस। राइट अंसार, साद, समझ आ रही है बात की है?
Okay, I'll check these things once I check your introduction and your literature review. वहाँ पे ये चीजें मैंने चेक करनी है कि प्रेजेंट टेंस में लिखा जाना है। बेशक पेपर आप रेफर कर रहे हो वो 1950 का है, बट वो आप आज पढ़ रहे हैं, तो आप लिखेंगे जी द ऑथर्स इन पेपर पब्लिश्ड 1950 स्टेट्स दैट, कहते हैं या कहता है, ना कि स्टेटेड, इट इज रॉन्ग। ठीक है, सो इट इज ऑलवेज प्रेजेंट टेंस विच इन विच यू राइट। अच्छा, ये ध्यान में रखें, हो सकता है कि आपको जो आप पेपर पढ़े उनमें लोगों ने ऐसे ना लिखा हो, लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक स्टार्टर के लिए दिस इज द राइट वे ऑफ राइटिंग। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर आप कुछ भी करें, उस वक्त कोई आपसे नहीं पूछेगा, चाहे आप सेंटेंस सही ना भी लिखें, अगर आप इतने अच्छे हो गए तो तब भी लोग आपकी बात को पढ़ लेंगे, लेकिन अभी लोग नहीं पढ़ेंगे जो आपके स्टार्टिंग के वक्त लोग देख रहे होते हैं। सो बी केयरफुल इन दीज रिगार्ड्स। ओके, इस स्लाइड के ऊपर जो पहला पॉइंट है इसको पढ़ें जी। फॉर एग्जांपल क्लास में जो सब स्टैंड पे बैठे हुए हैं भाईजान, क्या नाम है आपका, आप पढ़ें और आगे जरा एक्सप्लेन करेंगे क्या मतलब है इसका।